chapter. That chapter is the chapter of ratio analysis, one of the best chapter of management accounting. मैंने आपको कहा है कि जिस स्टूडेंट ने फाइनेंशियल अकाउंट बिना जर्नल एंट्रीज के और मैनेजमेंट अकाउंट रेशियो के फॉर्मूले रट के पढ़ा हो, इसका मतलब उससे सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं हुआ है। ये बात बहुत 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 अच्छी तरह से सबको क्लियर हो जानी चाहिए। Everyone should be clear with that working कि exactly अब आप लोगों को कैसे चलना है। अगर रेशो के फॉर्मूलेज ही होते तो देखो, मैंने रेशो के चैप्टर के साथ जो एनालिसिस वर्ड लिखा है इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। रेशो is a chapter which help us to analyze beta, to analyze the things, to analyze the financial position, to analyze the profitability, to analyze each and everything beta, to analyze the rotation. अगर आपको अपने बिजनेस की कोई भी परफॉर्मेंस चेक करनी है, अगर कोई रोटेशन चेक करनी है, साइकिल चेक करनी है, तो अनडाउटली वो सब कुछ हम रेशो से करते हैं। सो रेशो इज द वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर which help us to undoubtedly take a decision about the financial statistics of the any business beta. अगर आप अपने बिजनेस के कोई भी फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स चेक करना चाहती हो कि कोई बिजनेस कितना स्ट्रांग है, कितना फाइनेंशियली वीक है, उस वक्त जो चैप्टर बेटा हमें काम आता है, दैट इज द चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस। फिर ये कैसे हो सकता है बेटा कि जिस चैप्टर की हेल्प से आप लाइफ लॉन्ग बेटा किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस एनालाइज करते जाओगे। अगर आपने उस चैप्टर को ही रटा हुआ है तो आप बिजनेस में कभी भी इसका मतलब एनालाइज करने से पहले क्या खुद ये बात चेक करोगे बेटा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो आप खुद सोच सकते हो बेटा दैट सीम्स टू बी अनरीजनेबल कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इसलिए बात सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर रहनी चाहिए कि रेशियो में बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉट एट ऑल बेटा, किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं बेटा। ये एक सिर्फ गलत इंप्रेशन है जो आप लोगों के दिमाग में है, क्योंकि छोटी क्लासेस में कह दिया गया कि रेशियो में बेटा सिर्फ फॉर्मूलेज है, हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, आपसे नेक्स्ट डे सुनेंगे, आप ये फॉर्मूले रट के आना, बस आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर अब हमसे पूछा जाए बेटा कि रेशियो में अगर फॉर्मूलेज है, रेशियो में अगर हमें चीजों को रटना पड़ेगा, तो फिर हम सच में बेटा हम ये क्यों कहते हैं कि आप समझो बेटा कि इससे हम ये गलत नहीं कि बेटा इससे एनालिसिस करेंगे। कौन सा एनालिसिस करोगे बेटा? दैट सीम्स टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा। फिर हम इससे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत 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 अच्छी तरह से बेटा सबको क्लियर हो जानी चाहिए, सब लोगों को बेटा बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। रेशियो का मतलब पता है वैसे भी बेटा आपको कितनी अच्छी तरह से मेरे बिना बताए भी आता है बेटा। रेशियो का मतलब क्या है बेटा? रेशियो का मतलब ही सिंपल है, सिंपली द डिवीजन बिटवीन द टू डिफरेंट टर्म्स बेटा। दो चीजों को डिवाइड करके उस दो चीजों के बीच का आपस का एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप कैलकुलेट करना। Whenever you want to find out the proportionate relationship between the two different terms, तो how we get that proportionate relationship? Just by dividing the two different terms. हम दो चीजों को बेटा आपस में डिवाइड करते हैं तो अनडाउटली बेटा हमारे पास टर्म आ जाती है रेशियो ऑफ दोज टू डिफरेंट टर्म्स। यानी कि रेशियो बेसिकली प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफरेंट टर्म्स, जो सिर्फ दो चीजों को डिवाइड करके मिलता है। रेशियो का मतलब अगर मुझसे एक सिंपल लैंग्वेज में पूछोगे तो रेशियो बेसिकली इज अ डिवीजन बिटवीन द टू डिफरेंट वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स को, अलग अलग वेरिएबल्स को जब भी आप आपस में डिवाइड करते हो, डिवीजन, दो चीजों को आपस में डिवाइड करना इज बेसिकली इज अ टर्म रेशियो एनालिसिस। यानी कि रेशियो में हम कुछ नहीं करते बेटा, दो चीजों को बस आपस में डिवाइड करते हैं तो उन दो चीजों का आपस में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप आ जाता है। सिर्फ वो दो चीजों को हम डिवाइड क्यों करते हैं और उससे क्या पर्पस सॉल्व होता है वो बस पता होना चाहिए बेटा। वो पता होगा तो हमें रेशियो में कोई फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। आपको पता है रेशियो में हम या तो सिंपल दो चीजों के बीच का प्रपोर्शन देखते हैं या कई बार बेटा दो चीजों को डिवाइड करके हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सच में बेटा मैं रेशियो नहीं बेटा डिवीजन कह रहा हूं। देखो जब भी दो चीजों को आप आपस में डिवाइड करते हो तो पता है क्या टर्म निकलती है बेटा? ईदर द सिंपल प्रपोर्शन बिटवीन द टू डिफरेंट टर्म्स बेटा। जैसे बहुत छोटी क्लास में बेटा आप लोग क्या करते थे, सर एक क्लास में जिसमें 200 स्टूडेंट्स बैठे हैं,
अगर एक क्लास है बेटा जिसमें 200 स्टूडेंट बैठे, हम कहते थे बेटा लेट्स से 120 गर्ल्स हैं और 80 बॉयज हैं, तो अनडाउटली आप लोग कहते थे गर्ल्स और बॉयज की रेशियो निकालो। तो आप क्या करते थे, सर अगर 200 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 120 गर्ल्स है और 80 बॉयज है, तो 120 डिवाइड बाय 80 कर लेते थे, या बेटा 120 डिवाइड बाय 200 कर लेते थे। क्या ये बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा? जो रेशियो सिर्फ सिंपल प्रपोर्शंस बताती हैं, जस्ट सिंपल प्रपोर्शन, सिंपल प्रपोर्शन को मेजर करती हैं, जस्ट सिंपल प्रपोर्शन, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। सिंपल प्रपोर्शन जो होते हैं बेटा, वो कैसे कैलकुलेट करते हो? दो डिफरेंट वेरिएबल्स को बेटा उनके टोटल को डिवाइड करते हो बेटा। अभी सारे एग्जांपल देने वाला हूं बेटा। अगर आप टोटल डिवाइड बाय टोटल करते हो, जैसे आपने अभी किया बेटा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि दो डिफरेंट चीजों का टोटल बेटा। मैं बच्चों को कहता हूँ दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे बेटा, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एक गर्ल्स और एक बॉयज हैं, तो अनडाउटली बेटा टोटल नंबर ऑफ जो भी डिफरेंट बेटा आपने गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट बेटा बॉयज। जैसे हम कई बार एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे होते थे कि एक कॉलेज है जिसमें से बेटा 1000 लोग हैं, 800 स्मोकिंग करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। सो इट इज लाइक दिस बेटा। अब अनडाउटली उस केस में आप क्या करते थे बेटा, दो चीजों को आपस में डिवाइड ही तो करते थे। एंड व्हेन यू डिवाइड द टू डिफरेंट टर्म्स, अनडाउटली वी गेट द सिंपल प्रपोर्शन बिटवीन द टू डिफरेंट टर्म्स बेटा। आपके पास उन दो चीजों के बीच का एक सिंपल प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप आ जाता था बेटा। वी गेट दैट बेटा। तो दो चीजों का, डिफरेंट चीजों को बेटा जब आप आपस में डिवाइड करते हो, तो वी गेट द सिंपल प्रपोर्शन ऑफ दैट बेटा। लेकिन 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 मैंने आपसे अभी ये भी तो कहा बेटा कि अगर आप यही काम ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि कोई एक सिंगल वेरिएबल पकड़ लो, जैसे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, एंड डिवाइडेड बाय गर्ल्स प्लस बॉयज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे मैंने नाम क्या दिया हुआ बेटा, सिंपली बेटा आई हैव गिवन द नेम ग्रैंड टोटल बेटा। ग्रैंड टोटल ऑफ द टू डिफरेंट वेरिएबल्स बेटा, यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल होंगे बेटा, एक वेरिएबल का टोटल पकड़ो और उसे डिवाइड कर दो बेटा विद द ग्रैंड टोटल। मतलब अगर एक स्कूल में, एक कॉलेज में 120 गर्ल्स है और टोटल 200 स्टूडेंट हैं, तो आप 120 बाय 80 कर लो या 120 बटा 200 कर लो बेटा। सिर्फ क्या होता है बेटा, जब दो अलग अलग वेरिएबल्स को आप डिवाइड करते हो, द टोटल ऑफ, जैसे हम कहते हैं कि एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है जिसमें से 400 स्मोकिंग करते हैं, 600 स्मोकिंग नहीं करते, तो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स की रेशियो निकालो, तो आप 400 डिवाइड बाय 600 कर देते हो या 400 डिवाइड बाय 1000 कर देते हो। तो होता क्या बेटा, जब आप अनडाउटली बेटा दो अलग अलग वेरिएबल्स के टोटल को आपस में डिवाइड करते हो, तो उसे परसेंटेज टर्म में नहीं, प्रपोर्शन टर्म में एक्सप्रेस करते हो, 3:2, 2:5, 5:2, मतलब। और जब आप टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल करते हो बेटा, तो उस सम को आप क्या करते हो, बस परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हो। लेट्स से अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं पहले सिंपल प्रपोर्शन का, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा रेशो का मतलब एक्चुअल में क्या है। बहुत से लोगों को तो रेशो का मतलब ही नहीं पता होता कि रेशो के चैप्टर में हम करेंगे क्या बेटा, या तो प्रपोर्शन देखेंगे या अभी मैं बताने जा रहा हूं बेटा परफॉर्मेंस चेक करेंगे। फिर मैं परफॉर्मेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट या ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, रोटेशन। या तो हम आउटपुट से बेटा परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। फिर जब हम आउटपुट से बेटा प्रपोर्शन चेक, परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो इसको भी मैं अभी देखना दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा कि आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटपुट या आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। या अनडाउटली बेटा परफॉर्मेंस चेक की जाती है रोटेशन से, साइकिल से, स्पीड से। कई बार बेटा किसी चीज की स्पीड ही हमारी बेटा परफॉर्मेंस को डिफाइन कर देती है कि हमारी उस चीज की बेटा स्पीड क्या है। तो अनडाउटली बेटा अगर आप चाहो तो रोटेशन से, स्पीड से भी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि किस चीज की स्पीड क्या है, रोटेशन क्या है, साइकिल क्या है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो बेटा रोटेशन, साल में कितनी बार उसकी रोटेशन हो जाती है, साइकिल रोटेट हो जाती है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, यानी कि सो दैट करके लिख लो बेटा, उसकी जो साइकिल है उसके बेसिस पे भी आप चेक कर लेते हो।
ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल, कि अनडाउटली बेटा परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाएगी। दुनिया में जब भी आपने इवन मैथ्स का क्वेश्चन करते वक्त भी बेटा दो चीजों को डिवाइड किया है, तो हमेशा याद रखना बेटा, या तो प्रपोर्शन निकाला है या परफॉर्मेंस चेक की है। फिर इसे भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा बेटा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड या ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। या तो पीरियड से चेक की जाएगी बेटा साइकिल, सब कुछ अभी आएगा बेटा, पीरियड से चेक की जाएगी या अमाउंट से चेक की जाएगी बेटा। पीरियड से भी बेटा रोटेशन चेक हो सकती है, अमाउंट से भी चेक हो सकती है। जैसे कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कभी आपने छोटी क्लासेस में बेटा डेटर टर्नओवर रेशियो पढ़ा होगा, तो डेटर्स की टर्नओवर रेशियो मतलब साइकिल चेक करनी होती थी, तो अनडाउटली बेटा हम पीरियड से भी चेक कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो बेटा हम अनडाउटली वो अमाउंट से भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा बेटा। आउटपुट से चेक करोगे तो फिर से दो बातें आ जाएंगी बेटा, कि आप ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो बेटा। जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करना चाहेंगे तो अभी बात करेंगे बेटा आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटपुट कैसे होता है, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक की जाती है बेटा तो कैसे बेटा हम लोग आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करके भी वर्किंग करते हैं। हम लोगों ने ये टर्म्स पढ़ी ही नहीं होती बेटा, सब कुछ जानते हैं हम लोग बेटा, क्योंकि जब भी हमने दो चीजों को डिवाइड किया हम इनमें से कोई एक काम ही कर रहे होते हैं, लेकिन कभी बस ध्यान नहीं दिया बेटा। उससे ज्यादा ध्यान दिया कि रेशियो में फॉर्मूले कैसे होते हैं बेटा। सो लीव ऑल दीज थिंग्स बेटा, लेट्स एंजॉय द लर्निंग बेटा। एक तरफ हम सब आपसे कहते हैं कि बेटा लर्निंग इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, लर्निंग बहुत मजेदार है, लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। एंड इसलिए मेरे से कोई पूछते हैं ना सिलेबस कितना रह गया, चाहे 10-20% भी रह गया हो, तो मैं कहता हूँ बेटा ये क्यों पूछ रहे हो, यू आर इनटू अ लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग तो नेवर एंडिंग है बेटा। सिलेबस खत्म हो सकता है और हम अनडाउटली बेटा आपको सिलेबस के लिए नहीं, मैं तो साफ मानता हूँ बेटा कि मैं तो सीखने के लिए बेटा पढ़ाता हूँ। सिलेबस तो अनडाउटली बेटा खत्म हो जाएगा जब आप चैप्टर वाइज वर्किंग करते जाओगे बेटा, लेकिन अगर आपने सिर्फ सिलेबस खत्म किया और एंजॉय नहीं किया तो इसका मतलब आप सीखे नहीं बेटा, आपने सचमुच में बेटा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही खत्म किया है। आई नीड सीरियसली बेटा अ प्रॉपर लर्निंग बेटा, सीखते जाओ। देखो दुनिया में कितना कुछ है करने के लिए, कितना कुछ है सीखने के लिए बेटा। अब अगर मैं कहता हूं कि इसी को लेके चलते, पहले सिंपल प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल देते हैं बेटा। लाइक देयर इज अ कॉलेज, एक कॉलेज है बेटा, उस कॉलेज में अगर मैं आपसे कहूं बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ स्मोकर्स की बात की जाए बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1000, एक कॉलेज है बेटा जहां 1000 स्टूडेंट्स हैं, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं और उसमें से जो स्मोकर्स है वो अनडाउटली जो स्मोकिंग करते हैं दे आर 600 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर्स आर 400 बेटा। अब अगर कोई आपसे कहता है कि आपके कॉलेज में कितने बेटा स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स हैं, उनकी आपस में रेशियो कैलकुलेट करो, तो अनडाउटली बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स की रेशियो चाहिए बेटा, तो आप ये देखना चाहते हो ये कॉलेज में कितने परसेंटेज लोग स्मोकिंग करते हैं और कितने नहीं करते, तो दो तरीके हैं बेटा। आप दो अलग अलग वेरिएबल्स पकड़ो बेटा, जैसे स्मोकर और नॉन स्मोकर्स बेटा, इनको आपस में डिवाइड कर लो बेटा। और जब भी दो अलग अलग वेरिएबल लोगे बेटा तो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस 600 डिवाइड बाय 400 और 400 डिवाइडेड बाय 600। आप इन दोनों में से कोई भी काम कर लो, मतलब स्मोकर्स डिवाइड बाय नॉन स्मोकर्स या नॉन स्मोकर डिवाइड बाय स्मोकर, मतलब जो चीज सिंपल प्रोपोर्शन डिफाइन करती है ना, ये तक बच्चों को नहीं पता बेटा कि उसमें आप कुछ भी न्यूमरेटर और कुछ भी डिनोमिनेटर में रख सकते हो, स्मोकर्स अपॉन नॉन स्मोकर्स या नॉन स्मोकर्स अपॉन स्मोकर्स। क्योंकि बेटा आप लोगों को तो क्या करना है, ये देखो बेटा मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, या आप न्यूमरेटर में बेटा नॉन स्मोकर्स देख रहे हो तो डिनोमिनेटर में बेटा स्मोकर्स लिख लो। आप स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स की रेशियो देखना चाहते हो ना, तो स्मोकर्स डिवाइड बाय नॉन स्मोकर्स या नॉन स्मोकर्स डिवाइड बाय स्मोकर्स, तो आपको पता लग गया। अगर आपने स्मोकर्स रखे ऊपर तो वी स्पीक लाइक दिस, सर हमारे कॉलेज में 3:2 की रेशियो है, यानी कि अगर 5 लोग हैं तो उसमें से 3 स्मोकिंग करते हैं और 2 नहीं करते। अगर आप नॉन स्मोकर्स अपॉन स्मोकर्स की रेशियो निकालते हो तो 2:3 कहते हो। आपने कहा सर नॉन स्मोकर्स टू स्मोकर्स, इसीलिए जो रेशियो सिर्फ परफॉर्मेंस डिफाइन करती है बेटा, सिर्फ परफॉर्मेंस, सॉरी सिंपल प्रोपोर्शन डिफाइन करती हैं,
और आप उसे परसेंटेज टर्म में नहीं प्रोपोर्शनल टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो बेटा, तो आपको पूरा बोलना पड़ता है कि आपने किसका किसके साथ रेशियो निकाला, स्मोकर्स टू नॉन स्मोकर्स रेशियो या नॉन स्मोकर्स टू स्मोकर्स रेशियो। हालांकि मतलब एक ही होता है बेटा। या दूसरा तरीका बेटा, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो बेटा, टोटल ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल बेटा, वी लिख रहा हूं, एक वेरिएबल पकड़ लो स्मोकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बट अनडाउटली ऐसा करोगे तो परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट कर लो। अब इसमें भी कोई एक वेरिएबल पकड़ सकते हो, तो नॉन स्मोकर्स का भी पकड़ सकते हो बेटा, डिवाइड बाय स्मोकर्स प्लस नॉन स्मोकर्स। सो इन बोथ ऑफ द केसेस यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, दैट इज 60% और 40%। इट इज लाइक दिस बेटा। यानी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अनडाउटली बेटा ये हमारे पास रेशो आ गई, दैट इज सिंपल द प्रोपोर्शन ऑफ द टू डिफरेंट टर्म्स बेटा। अगर 3:2 या 2:3 या 60-40% बोला जाए तो एक ही बात है, यहाँ भी तो 3-2 और 2-3 का मतलब यही था बेटा। व्हाट इज मीन बाय 3/2? इट इज मीन बाय 3/5, 2/5। और 3/5 परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस किया जाए बेटा तो कितना बनता है, 60% ही तो बनता है बेटा। 2/5 अपॉन 3/5 अनडाउटली देखा जाए तो 40% और अनडाउटली 60% ही तो बनता है, क्योंकि 3/5 undoubtedly is 60%. Yeah, 2/5 is of course is a 40% term. It is like this. It is like this. In this way we get the ratio. और अगर आपने कहीं ग्रैंड टोटल ले लिया बेटा, पर्टिकुलर एक वेरिएबल का टोटल लिया, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल किया, तो आपको ऐसे सिर्फ सिंपल प्रोपोर्शन पता लग रहा है। सर हम प्रोपोर्शन क्यों निकालते हैं? समटाइम टू टेक अ प्रिवेंटिव एक्शन। अब हम देखना चाहते हैं कि किस कॉलेज में बेटा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इससे का कोई हम कैंपेन शुरू करना चाहते हैं, तो हम पहले देखना चाहते हैं कि उस कॉलेज में स्मोकर्स की रेशियो कितनी है। अब एक कॉलेज में अगर हमें लगता है कि 5 to 10% स्मोकर्स की रेशियो है और एक में 80 या 90% है, तो हमें लगता है कि पहले अपना कैंपेन उस कॉलेज में शुरू करना चाहिए जहाँ स्मोकर्स की रेशियो बहुत ज्यादा है। तो समटाइम वी जस्ट सिंपली कैलकुलेट द सिंपल प्रोपोर्शन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी इनिशिएटिव, एनी कैंपेन। तो कई बार हमें सिर्फ और सिर्फ प्रपोर्शन ही चाहिए होता है दो चीजों का, कि आपस में दो चीजों का प्रपोर्शन क्या है। अब अनडाउटली बेटा अगर हमें देखना है कि एक क्लास में इतने गर्ल्स और इतने बॉयज होने चाहिए, स्कूल में अलग अलग सेक्शन बनाए जाते थे, तो लेट्स से बेटा कि स्कूल की अगर पॉलिसी की 60-40 की रेशियो में बेटा हम गर्ल्स बॉयज की रेशियो रखना चाहते, तो हम देखते कि एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं एंड अनडाउटली बेटा हमें 24 to 25 गर्ल्स चाहिए बेटा, बाकी अगर हमें बॉयज चाहिए, तो ये क्या है बेटा, यू वांट टू सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज रेशियो बेटा। तो वहां सिर्फ और सिर्फ हम एक पैटर्न, एक रेशियो को, एक सिंपल प्रोपोर्शन को मेंटेन करके चलना चाहते हैं। तो कई बार बेटा दो चीजों को जब आप आपस में डिवाइड करते हो तो यू गेट नथिंग मोर देन द सिंपल प्रोपोर्शन ऑफ द टू डिफरेंट टर्म्स। अगर वो दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, डी के साथ वी भी लिख देता हूं, डिफरेंट वेरिएबल, अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स को बेटा आप आपस में डिवाइड करते हो, whenever you divide the two different variables, जब भी आप दो वेरिएबल्स को बेटा आपस में डिवाइड करते हो, whenever you divide the two different variables, जब भी आप दो वेरिएबल्स को आपस में डिवाइड करते हो, तो आपके पास जो टर्म आ जाती है बेटा, that becomes a term अनडाउटली सिंपल प्रोपोर्शन, जैसे कि आपने स्मोकर और नॉन स्मोकर्स के लिए निकाला। अब वहां आपकी मर्जी है कि टोटल अपॉन टोटल या टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब होता है कि दोनों वेरिएबल्स का टोटल ले लो। लाइक अगर गर्ल्स और बॉयज की रेशियो देख रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर स्मोकर और नॉन स्मोकर्स है तो स्मोकर प्लस नॉन स्मोकर्स बेटा, दोनों का टोटल ले लोगे, तो बस वो टर्म थोड़ी सी क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज टर्म में आ जाएगी। और जो रेशियो बेटा क्या आपको मालूम है, सिंपल सिंपल प्रोपोर्शन डिफाइन करती हैं, जो रेशियो सिंपल प्रोपोर्शन डिफाइन करती हैं, उनमें कुछ भी न्यूमरेटर और कुछ भी डिनोमिनेटर में प्लेस किया जा सकता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी न्यूमरेटर में और कुछ भी डिनोमिनेटर में प्लेस किया जा सकता है बेटा। एनीथिंग कुड बी प्लेस इन न्यूमरेटर, एनीथिंग कुड बी प्लेस इन डिनोमिनेटर बेटा, कुछ भी न्यूमरेटर में और कुछ भी डिनोमिनेटर में प्लेस किया जा सकता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट इज अ सिंपल प्रोपोर्शन। अगर आप सिंपली दो चीजों का प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप देखना चाहते हो, तो आप आराम से बेटा कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो, कोई भी जो आपका दिल करे, उसको न्यूमरेटर में प्लेस करो, दूसरे को डिनोमिनेटर में प्लेस करो, आपको आपस में दो चीजों का सिंपल प्रोपोर्शन पता लग जाता है बेटा। This is about the simple proportion of the two different variables. जब भी आप दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच का आपस में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप देखते हो, तो कैसे देखते हो बेटा, उन दो चीजों को आपस में डिवाइड करके। सो दैट डिवीजन कैन बी डन ईदर बाय द टोटल अपॉन टोटल और टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। अब आते हैं जब हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं बेटा, क्या आपको पता है बेटा परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हो बेटा?
एक होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस। आपको सब पता ही है, लेकिन आप सोच नहीं पाते बेटा। जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस का मतलब जानते हो बेटा, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, कि मैक्सिमम व्हाट कुड बी द रिजल्ट, मैक्सिमम हमारा क्या रिजल्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसका तो बेस्ट एग्जांपल है बेटा, जब हम आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करते थे मार्क्स की बेटा, हम क्या करते थे बेटा, व्हाट द मार्क्स हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय यू डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी अचीव्ड। आप कितना मैक्सिमम अचीव कर सकते हो। आपको पता है बेटा, आउटपुट को हम आउटपुट के बेसिस पे, जब भी बेटा दो टर्म को आप आपस डिवाइड करने जा रहे हो और अगर उनमें से एक चीज आउटपुट है, तो बस समझ लेना बेटा, आप आउटपुट से तो किसी भी चीज की बेटा प्रोडक्टिविटी यानी कि परफॉर्मेंस चेक करते हो। तो उसमें क्या क्या तरीका होता है बेटा, एक तरीका है कि व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट इज, हमें वो बताओ कि आपने क्या परफॉर्म किया, व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट इज, व्हाट इज योर एक्चुअल रिजल्ट इज, हमें वो बताओ बेटा। हम आपसे पूछते हैं कई बार बेटा कि आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या है, व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट इज, सो दैट करके लिख भी रहा हूं कि व्हाट द एक्चुअल रिजल्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय यू, आपको कितना एक्चुअल रिजल्ट मिला है किस चीज का। आप एक्चुअल रिजल्ट लिखते हो पर डिवाइड किससे करते हो बेटा, विद द मैक्सिमम आउटपुट, विद द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी अचीव्ड। तो अनडाउटली बेटा यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट जो मिल सकता है उससे डिवाइड करते हो, तो आपको अपनी बेटा एक ओवरऑल परफॉर्मेंस पता लग जाती है कि आप लोग बेटा कितना आगे अभी जा सकते हो। अनडाउटली बेटा हम इनपुट से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इनपुट की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो बेटा, इसको ऐसे भी कह सकते हो बेटा कि अगर आप आउटपुट की परफॉर्मेंस, आउटपुट से जब भी चेक की जाती है ना, दो तरीके होते हैं बेटा, आउटपुट से या तो इनपुट की परफॉर्मेंस चेक की जाती है बेटा। कैसे, जब आप आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर देते हो। जैसे हम पूछते हैं बेटा आपके रिजल्ट आने के बाद कि बेटा आपके इतने मार्क्स आए, तो अनडाउटली बेटा अभी मैं आपको एक बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूं बेटा, शायद जिसके बाद आपके दिमाग से ये सारी वर्किंग, सारा डर निकल जाएगा बेटा। जब भी आप आउटपुट को डिवाइड करते हो बेटा, व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट इज, जो भी आपकी एक्चुअल आउटपुट रही हो, अगर आप उस अपनी एक्चुअल आउटपुट को बेटा डिवाइड कर देते हो विद द इनपुट, जो भी आपकी बेटा उसके पीछे इनपुट रही, जिसे हम आउटपुट इनपुट रेशियो भी कहते हैं बेटा, आउटपुट इनपुट रेशियो। आउटपुट इनपुट रेशियो कैसे निकलती है बेटा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट बेटा, इज नोन एज द आउटपुट इनपुट रेशियो। अब उस केस में आप डिनोमिनेटर में क्या लिखते हो, दैट इज अ मैक्सिमम आउटपुट बेटा, मैक्सिमम आउटपुट। हम मैक्सिमम आउटपुट से डिवाइड करते हैं बेटा, वी गेट द रिजल्ट ऑफ दैट, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है बेटा। इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस बेटा। मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूं बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो कभी कोई चीज क्लियर ही नहीं होती बेटा। आपने इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम बच्चों को देते हैं, आपने एक व्हीकल खरीदा बेटा। जब इंसान व्हीकल खरीदता है ना बेटा, खासकर आजकल के टाइम में जब पेट्रोल डीजल बेटा 100 रुपीज टच करने वाला है, अनडाउटली हमें कहा गया था, प्रॉमिस किया गया था अच्छे दिन आएंगे बेटा, बहुत अच्छे दिन आए बेटा। अनडाउटली जो रिजल्ट थे बेटा, जो एक्चुअली स्कोरिंग थी, देखा जाए तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई बेटा। हर चीज, इन्फ्लेशन इंडेक्स कहाँ जा रहा है बेटा, 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आए तो नहीं बेटा, चले जरूर गए, आया कुछ नहीं बेटा। अच्छे दिन वो कह रहे, इसलिए जब कुछ रहेगा ही नहीं बेटा तो टेंशन ही नहीं रहेगी, टेंशन ही नहीं रहेगी तो दिन अच्छे। क्योंकि जब इंसान के पास होता है तो उसे टेंशन होती है ना बेटा, जब उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा बेटा, तो बस उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वैसे वाले अच्छे दिन आ गए बेटा। अनडाउटली हम लोग अनडाउटली जब कोई व्हीकल खरीदते हैं, तो उस व्हीकल खरीदने से पहले हम चेक करते हैं कि सर आजकल पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज्यादा है, तो हमारी ये जो हम व्हीकल खरीदे जा रहे हैं कितनी परफॉर्मेंस देगा। लेट्स से बेटा, अगर आपको ये चेक करना है बेटा कि आप, अब कंपनी ने कहा कि 1 लीटर में ये गाड़ी 20 किलोमीटर चलेगी, आपने क्या कहा, मतलब मैक्सिमम 20 किलोमीटर की क्लेम तो कंपनी कर रही है बेटा, 20 से ज्यादा तो वही एडमिट करते हैं बेटा कि ये गाड़ी आपकी 1 लीटर में नहीं चलेगी। तो आप क्या करते हो बेटा, पहले आप लोग अपनी बेटा 1 लीटर की परफॉर्मेंस चेक करते हो बेटा। कैसे चेक करते हो बेटा, इट्स वेरी सिंपल बेटा। आप देखते हो कि आपने कितने लीटर पेट्रोल डलवाया बेटा। लेट्स से आपने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया बेटा अपनी गाड़ी में। 10 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद आपने देखा कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली बेटा, तो आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर चली बेटा। 10 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद वो 120 किलोमीटर चली,
तो 12 किलोमीटर पर लीटर, 12 किलोमीटर्स पर लीटर, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में वो 12 किलोमीटर चली बेटा। ये क्या है बेटा? दिस इज द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ये आपकी गाड़ी की, जिसे हम आउटपुट इनपुट रेशियो भी कह सकते हैं बेटा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेसिकली क्या होता है बेटा कि आपकी गाड़ी भी माइलेज कितना देती है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी ने कितना क्लेम किया था बेटा, उससे हमें पता लग जाता है। मैंने कहा बेटा आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है? यू सेड सर 12 किलोमीटर पर लीटर। कंपनी ने क्लेम कितना किया था बेटा? 12 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब बेटा कि आपकी गाड़ी जो है वो अभी 60 किलोमीटर बेटा परफॉर्म कर रही है एज पर द क्लेम ऑफ द कंपनी। आप उनके पास जाते हो, आप कहते हो सर ऐसा क्यों है? आपने कहा था 20 किलोमीटर पर लीटर चलेगी। सर हमारी गाड़ी तो जो चल रही है वो 12 किलोमीटर चल रही है पर लीटर, तो हमारी तो गाड़ी अभी आपके क्लेम से सिर्फ 60% ही चल रही है। ये आपने क्या किया बेटा? आउटपुट को आउटपुट से डिवाइड किया। एक आपकी आउटपुट, एक मैक्सिमम आउटपुट बेटा। आपको पता है इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पता लग जाती है और हम अपनी आउटपुट कितनी और इंप्रूव कर सकते हैं, अनडाउटली वो पता लग जाता है बेटा। यानी कि किसी इंसान को जब अपनी आउटपुट को इंप्रूव करना होता है तो पहले वो अपनी आउटपुट इनपुट रेशियो निकालता है कि वो कितना बेटा परफॉर्म कर लेता है, फिर वो उसको मैक्सिमम आउटपुट से कंपेयर कर लेता है। इसका तो और भी एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि जब आप और कुछ नहीं तो अपनी परसेंटेज ही निकालते थे बेटा, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज जब आप अपनी परसेंटेज निकालते थे। लेट्स से आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया एंड यू स्कोर 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 400 नंबर के, क्योंकि 100 नंबर के 4 पेपर थे, सो द मैक्सिमम यू कैन स्कोर 400 बट यू स्कोर 300%। तो आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे चेक करते थे कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए? तब कभी जिंदगी में किसी ने सोचा था कि बेटा आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो बेटा? नहीं बेटा, सबको अपनी परसेंटेज निकालनी आती है। सर हमारे कितने मार्क्स आए, हम मैक्सिमम कितने मार्क्स अचीव कर सकते थे। सो यू स्कोर 300 आउट ऑफ 400। तब तो आपको किसी ने नहीं कहा कि आप दो चीज को डिवाइड कर रहे हो तो यार रेशियो अप्लाई कर रहे हो बेटा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रैक्टिकली अफेक्ट इज बेटा। आपने वहां क्या किया बेटा? वहां परसेंटेज ही निकाली बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा, ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए बेटा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा कि आप क्या कर रहे हो। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये वर्किंग बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ये बात सबको बहुत अच्छी तरह से पता लगनी चाहिए बेटा। एक है 60% बेटा, वो क्या है? अनडाउटली आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, किसी ने क्लेम किया कि आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर चलेगी, आपकी 12 चल रही है, तो मैक्सिमम उन्होंने जो क्लेम किया था वो 20 था, आपके 12। तो आपको परफॉर्मेंस पता लग गई ना कि यू स्कोर 60%, मतलब आपको पता लग रहा है कि 40% चांसेस ऑफ देयर कि अभी आपकी माइलेज गाड़ी की और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा सर कोई घबराने की बात नहीं, अभी ये नई गाड़ी, इसकी सर्विस नहीं हुई है, आप एटलीस्ट 2 सर्विसेज कराओगे तो ये गाड़ी आपकी 20 किलोमीटर तक टच कर जाएगी। ऐसे ही अगर हमें पता लगा बेटा कि हमें अपने परसेंटेज चेक करनी हो तो हमें पता लग गया ना बेटा कि 25% तक अभी मार्क्स और आ सकते थे, बट हमारे अभी 75% आए, तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस to improve the output by 25%. So sometimes we want to see how much the output can be improved. If you want to see how much the output can be improved, तो आप क्या करते हो बेटा? Actual output divide by maximum output. We get to know how much the actual output can be more improved बेटा। यानी कि आउटपुट की बेसिस पे मैक्सिमम कितनी अचीव की जा सकती है, what you have achieved and what the maximum we can achieve. आपकी गाड़ी 1 लीटर में 12 किलोमीटर चलती है, लेकिन वो कितना चल सकती है? तो आपने 20 किलोमीटर से डिवाइड किया तो पता लगा कितना चल सकती है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू कैलकुलेट व्हाइल डूइंग द रेशियो बेटा। जब भी हम आउटपुट को डिवाइड करते हैं, अगर आप में से जितनी रेशियो पढ़ोगे देखना बेटा इन सब में से कुछ ना कुछ हो रहा होगा बेटा। कभी दो चीज को डिवाइड करेंगे तो सिंपल प्रोपोर्शन के लिए, कभी परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस में अगर आउटपुट चेक कर रहे हो बेटा तो आउटपुट को अगर आप मैक्सिमम आउटपुट से डिवाइड करते हो तो हाउ मच आउटपुट कैन बी अचीव, स्टिल कितना स्कोप है बेटा अपनी आउटपुट को इंप्रूव करने का, एक मैक्सिमम लेवल तक कितना और इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ मच द स्कोप ऑफ द इंप्रूवमेंट इज देयर। आप अपनी परसेंटेज भी तो तभी निकालते थे जब आपके 75% मार्क्स आए, पेरेंट्स से डांट पड़ी, उन्होंने कहा हम पूरे साल आपको कहते थे ना पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आप लोग तो मोबाइल नहीं छोड़ते, तो पढ़ाई कहां से करोगे। अनडाउटली जब परसेंटेज आई उसने कहा ना पेरेंट्स ने कि देखो 75%, अपने फ्रेंड के देखो 95%। आप मन में सोचते हो हमारे 95 आ जाते तो भी आप हमारा कोई फ्रेंड दिखाते जिसके 99 होते, तो ये डांट तो पड़नी थी। हम इस लड़ाई में ही नहीं पड़ते हैं। वैसे तो माँ बाप टीचर ये कहते रहते हैं
कि जेलस नहीं होना चाहिए, किसी से कंपैरिजन नहीं, अपने आप से होना चाहिए। और वैसे जब रिजल्ट आता है तो हमें किसी और से कंपेयर करके दिखाते हैं, सर हमें तो समझ ही नहीं आया ये कौन सा गीता का उपदेश हमें पढ़ा रहे हैं। कभी कहते हैं कि नहीं किसी को मत देखो, अपने आप को देखो, और जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि किसी और को देखो, अपने आप को देखो, कंपेयर करो। तो एक्चुअली ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर हमें ये देखना है कि हाउ मच द स्कोप ऑफ द आउटपुट इज देयर, कितनी आउटपुट अभी इंप्रूव की जा सकती है, हाउ मच द आउटपुट कैन बी इम्प्रूव्ड, तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट इज एंड व्हाट इज द मैक्सिमम आउटपुट इज, जिसे हम ओवरऑल कह सकते हैं, या स्कोप ऑफ आउटपुट कि कितनी आउटपुट इंप्रूव की जा सकती है। लेकिन उससे पहले आप आउटपुट इनपुट को डिवाइड करके आप अपनी पहले पर यूनिट ऑफ इनपुट आउटपुट कितनी होती है वो देखते हो बेटा। तो इसका मतलब है हम आउटपुट का अगर स्कोप देखना चाहें, अगर हम चाहें बेटा देखो तो इसको चेंज कर सकते हैं बेटा। आउटपुट से दो चीजें मेजर होती है बेटा। जब आप आउटपुट को बेटा इनपुट से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है बेटा, आउटपुट इनपुट रेशो। वो क्या डिफाइन करती है बेटा कि आपकी पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी है, मतलब आपकी अपनी परफॉर्मेंस बेटा। इसका मतलब बेटा मैक्सिमम आउटपुट कितनी अचीव की जा सकती है और अभी आप कितनी अचीव कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बेटा। कितनी आउटपुट अचीव की जा सकती है और आपने कितनी अचीव की है, दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बेटा। वो फर्क पड़ता है कि आप वर्किंग कैसे करने जा रहे हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस बेटा, कि हम वर्किंग को कैसे कर सकते हैं, कितनी आउटपुट बेटा अचीव की जा सकती है, हमने कितनी अचीव की। तो स्टिल हम द स्कोप ऑफ द आउटपुट इज देयर बेटा। ये देखो बेटा मैं इसको लिख भी रहा हूं बेटा, स्कोप ऑफ आउटपुट। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि कई बार हम ये देखते हैं कि सर हमारी आउटपुट का स्कोप कितना है, हम कितनी आउटपुट अभी इंप्रूव और कर सकते हैं। स्कोप ऑफ आउटपुट, आई हैव रिटन द टर्म स्कोप। स्कोप ऑफ आउटपुट कितना है, तो स्कोप ऑफ आउटपुट कैसे देखा जाता है, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 सिंपल। सर आप अगर अपनी आउटपुट का स्कोप देखना चाहती हो तो बस देखो कि आपकी कितनी आउटपुट है और आप कितनी आउटपुट तक जा सकते हो, दैट बिकम द टर्म स्कोप ऑफ आउटपुट। वो हमारे लिए बेटा स्कोप ऑफ आउटपुट बन जाता है। आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटपुट इज द स्कोप ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर आप आउटपुट को डिवाइड करते हो तो आउटपुट इनपुट रेशियो भी होती है। आउटपुट इनपुट रेशियो क्या होती है बेटा, अनडाउटली जब आप ये देखना चाहते हो कि पर यूनिट आपकी बेटा आउटपुट कितनी बेटा, आउटपुट इनपुट रेशियो लिख रहा हूं बेटा वर्ड, which is mean by output divided by input is known as output input ratio। कई बार आप ये देखना चाहते हो कि आपकी जो आउटपुट है वो पर यूनिट ऑफ इनपुट कितनी है, दैट इज मीन बाय आउटपुट इनपुट रेशियो। तो आप आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर लेते हो, लेकिन अगर आप आउटपुट को मैक्सिमम आउटपुट से डिवाइड करते हो तो यू गेट टू नो द स्कोप ऑफ योर आउटपुट। आपको अपनी आउटपुट का स्कोप पता लग जाता है कि कितना आपके पास। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा आपके पास अभी लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी बेटा 1 लीटर में 12 किलोमीटर चली, ये हमने आउटपुट इनपुट रेशियो निकाली। यहाँ भी हमने आउटपुट को डिवाइड किया, लेकिन किससे, इनपुट से। तो पहले हमें पर यूनिट हमारी गाड़ी की माइलेज कितनी है वो पता लग गई पर लीटर। अब कंपनी ने कितना क्लेम किया था, अभी तो कितना स्कोप अभी हमारे पास और है कि हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप जब भी परफॉर्मेंस चेक करते हो तो परफॉर्मेंस हमेशा बेटा आउटपुट से चेक होती है। आउटपुट का मतलब यहाँ रिजल्ट है, रिजल्ट से चेक होती है। अगर हम बेटा आप टॉप करते हो, रैंक लाते हो, तो घर में बेटा मीडिया पहुंचता है, सोच के देखो फील अच्छा आएगा बेटा। मीडिया पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या करते थे। तो अनडाउटली वो पूछते कितने घंटे पढ़ाई करते थे। तो आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करके हम 1 घंटा मतलब पढ़ने से वो एक्चुअली चेक करना चाहते हैं कि कितने आवर्स की बेटा स्टडी चाहिए, कितने आवर्स की सिटिंग चाहिए। तो अनडाउटली क्या आपने रिजल्ट लिया और कितने घंटे पढ़ने से वो आया, वो क्या था बेटा, कितने घंटे पढ़ने से आया, दैट वाज योर इनपुट बेटा। तो आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करते हैं तो वी गेट टू नो कि सर कम से कम पर आवर इतना पढ़ना पड़ता है, इतना तब जाके परसेंटेज आती है। लेकिन अगर हम देखें कि अभी भी कितना स्कोप है, तो लेट्स से अगर आपके 98% आए हैं, मैक्सिमम आउटपुट तो 100 तक अचीव की जा सकती थी, उससे डिवाइड करते हो तो स्टिल हाउ मच द स्कोप इज देयर टू इंप्रूव योर आउटपुट। स्कोप ऑफ आउटपुट का मतलब है हाउ मच चांसेस आर देयर स्टिल टू इंप्रूव योर आउटपुट, हाउ मच चांसेस, हाउ मच प्रोबेबिलिटी, हाउ मच द परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज द चांसेस आर देयर टू इंप्रूव द आउटपुट, दैट बिकम्स स्कोप ऑफ आउटपुट। एंड हाउ वी गेट दैट बेटा, आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटपुट बेटा। जब भी आप आउटपुट को डिवाइड कर रहे होगे ना, देख लेना बेटा जिंदगी में, कभी भी देख लेना बेटा
या तो मैक्सिमम आउटपुट से डिवाइड कर रहे होगे या इनपुट से डिवाइड कर रहे होगे। इनपुट से कर रहे होगे तो आउटपुट पर इनपुट आ जाएगी, और आउटपुट से डिवाइड करोगे तो आपके पास स्कोप ऑफ आउटपुट आ जाएगा कि हाउ मच स्टिल स्कोप इज हियर टू इंप्रूव योर आउटपुट। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? सो तो नहीं गए कहीं दोपहर के लिए बेटा आराम से चाय चाय पी के लस्सी पी नो सर। नो सर। क्लियर सर, क्लियर। नो सर। क्लियर है सर। गुड 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 गुड। मुझे लगता है ना कि कई बार बच्चा बीच में सो भी जाता है, एक नैप भी ले लेता है। सर आप बोल रहे हो हम बीच में एक नैप ले लेते हैं 10 मिनट का? नो सर। ये सर इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। परफॉर्मेंस चेक करने का एक और तरीका भी होता है, स्पीड, साइकिल, रोटेशन से भी किसी की परफॉर्मेंस चेक हो जाती है। कई बार सिर्फ और सिर्फ आप कितनी स्पीड पे चलते हो दैट मैटर फॉर अस। कई बार बेटा हम सिर्फ परफॉर्मेंस स्पीड से चेक कर लेते हैं बेटा, कि स्पीड से भी परफॉर्मेंस चेक होती है। जैसे कि अगर मुझे ये देखना है कि मैं अगर माल क्रेडिट बेसिस पे बेचता हूं तो मेरी डेटर की रोटेशन कितनी है, मैं कितनी जल्दी उन डेटर से कलेक्ट कर लेता हूं, साल में कितनी बार मेरी रोटेशन हो जाती है। अनडाउटली जिसे हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं, टर्नओवर रेशियोज सुनी हुई है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सारी रेशियो, जब भी टर्नओवर के साथ रेशियो वर्ड जुड़ जाता है तो इसका मतलब आप क्या चेक करने जा रहे हो बेटा? रोटेशन, साइकिल चेक करने जा रहे हो बेटा। और ये भी किसके बेसिस पे चेक होती है? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट या ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। टाइम से भी चेक हो सकती है, अमाउंट से भी चेक हो सकती है रोटेशन बेटा। साइकिल चेक करने के बहुत से तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट या ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। टाइम पीरियड बेटा, टाइम पीरियड से भी चेक हो सकती है। अगर मैं एक बार माल उधार बेचता हूं, पहले मैं एक सिंपल सी वाक्य लिख दूं, ये बेसिस वर्ड लिखा है ऊपर बेटा, कहीं पढ़ा ना जाए और कुछ और लिख दो। अगर आप जिस चीज की बेटा साइकिल चेक करना चाहते हो, अगर उसके टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देते हो उसके एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से बेटा, उसके एवरेज अमाउंट से, तो आपके पास रोटेशन आ जाती है। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय एवरेज अमाउंट, या बेटा टोटल पीरियड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज पीरियड। अगर टोटल पीरियड को हम एवरेज पीरियड से डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास बेटा टर्म आ जाती है, दैट इज रोटेशन, टर्नओवर। चेक करें कैसे? मान लो बेटा मेरे आप कस्टमर हो और वो भी मेरे आप क्रेडिट कस्टमर हो। मैं आपको माल उधार बेचता हूं, मैंने माल उधार बेचा, मैंने कहा बेटा कितने दिन में पेमेंट कर दोगे? आपने कहा सर 20 दिन पेशेंस रखो, 20 दिन में हम आपको पेमेंट कर दिया करेंगे। तो इसका मतलब एक बार आप माल उधार लेके जाते हो तो 20 दिन में मेरे उस पैसे की पेमेंट कर देते हो। नाउ हाउ मेनी टाइम I made you my debtor, my credit customer, या how many time in a year I made a collection from you, मैंने आपसे साल में कितनी बार कलेक्शन की या कितनी बार मैंने आपको अपना क्रेडिट कस्टमर बनाया। तो ये कैसे चेक किया जाएगा बेटा? टोटल पीरियड ले लो। मान लो बेटा आपकी शॉप 360 दिन खुलती है, डेज के बेसिस पे, पीरियड बेटा वीक्स, मंथ्स, डेज कोई भी लिखा जा सकता है बेटा। टोटल पीरियड इन अ ईयर, तभी कई बार हम कहते हैं ना सर हमने तो सिर्फ 365 या 366 दिन वाला साल सुना है। 366 इज अ लीप ईयर when the February is of 29 days, otherwise 365। सर ये 360 कैसे हो जाता है बेटा? क्योंकि वो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, स्पीड चेक करना चाहते हैं। हो सकता है बेटा आप बाकी दिन ऑफ रखते हो और सिर्फ 360 दिन बेटा काम करते हो। अगर आप सिर्फ 360 दिन काम करते हो बेटा और एक बार डेटर से कलेक्शन करने में 20 दिन लगा देते हो, 20 दिन में एक बार कलेक्शन कर लेते हो, और साल में अनडाउटली बेटा आप अगर 360 दिन है तो इसका मतलब आप 18 बार डेटर से कलेक्शन कर लेते हो। 18 times in a year you made a collection from your debtor। एक बार कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है उसे कहते हैं बेटा एवरेज साइकिल, और वो साइकिल एक साल में कितनी बार रोटेट हो जाती है, दैट बिकम्स द टर्नओवर रेशियो बेटा, क्योंकि हमें स्पीड चेक करनी होती है। मान लो बेटा आपका कॉम्पिटिटर है,
उसके साल में 30 टाइम डेटर की रोटेशन हो जाती है, मतलब वो बड़ी जल्दी स्पीडली कलेक्ट करता है। आप 20 दिन देते हो, वो 10 दिन का उधार देता है सिर्फ बेटा, कहता है 10 दिन का उधार दो, 10 दिन में कलेक्शन कर लो। अनडाउटली, क्योंकि जितना आप अभी एफएम में पढ़ते हो वर्किंग कैपिटल यूनिट में कि आप क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हो ज्यादा, उतने बैड डेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज अ नॉर्मल फिनोमिना ऑफ द मैनेजमेंट डेज। इसका मतलब अगर आपका कॉम्पिटिटर बेटा 10 दिन का उधार देता है और वो भी साल में 360 दिन काम करता है, तो ही मेड अ कलेक्शन 36 टाइम इन अ ईयर। लेकिन क्योंकि आप 20 दिन लगाते हो बेटा और साल में 360 दिन काम करते हो, तो अनडाउटली बेटा आप लोगों के लिए अगर देखा जाए, अगर वो 10 दिन में कलेक्शन कर लेता है लेट से, तो वो 36 टाइम बेटा साल में कलेक्शन कर लेते हैं। आप 20 दिन में करते हो तो आप अनडाउटली बेटा 18 टाइम। तो इसका मतलब आप उनसे 18 बार सिर्फ डेटर से रोटेशन, मतलब आप डेटर के साथ अपना रिलेशन बना पाते हो, उनको माल उधार बेच पाते हो। जबकि आपका कॉम्पिटिटर क्योंकि 10 दिन का उधार देता है और 360 दिन काम करता है, तो फटाफट 10 दिन में रिकवरी करता है, अगला माल बेचता है, वो रिकवरी करता है, अगला माल बेचता है। तो ऐसे करते करते साल में 36 बार अपने क्रेडिट कस्टमर बनाता है और आप सिर्फ 18 बार बना पाते हो, क्योंकि आपकी साइकिल रोटेट होने में बहुत टाइम लग जाता है बेटा। अब आप नॉर्मली बेटा जब साइकिल चलाते हो, साइकिल में टायर होता है बेटा, टायर रोटेट करने में अगर आप 10 सेकेंड लगा देते हो बेटा और 60 सेकेंड हो बेटा, एक आपको मैं पूछूं कि 60 सेकेंड में आप कितनी बार बेटा टायर रोटेट कर लेते हो, तो 6 बार। लेकिन बेटा आपका फ्रेंड है जिसके साथ बेटा आपकी साइकिल की बेटा रेस लगनी है, वो तो 5 सेकेंड में ही बेटा साइकिल का टायर रोटेट कर लेता है, क्योंकि वो स्पीड पे साइकिल चलाता है बेटा, और उसको 60 सेकेंड का टाइम मिलेगा, तो अनडाउटली वो तो 12 बार टायर रोटेट कर लेगा, तो वो तो रेस में जीत जाएगा बेटा आपसे। तो कई बार सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही, परफॉर्मेंस ही, रोटेशन ही, साइकिल चेक करना ही हमारे लिए सफिशिएंट होता है। तब भी आप कैसे करते हो बेटा, दो चीजों को आप आपस में डिवाइड करते हो, तो यू नो द स्पीड ऑफ साइकिल बेटा, कि कितनी साल में साइकिल। कई बार बेटा साइकिल हमें स्लो करनी होती है, कई बार फास्ट करनी होती है, तो कई बार परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमारे लिए सफिशिएंट होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बेटा आपकी साइकिल, आपकी रोटेशन चेक कर ले। दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। तो कई बार सिर्फ और सिर्फ बेटा हम लोग रोटेशन साइकिल बेटा इस तरह से चेक कर लेते हैं, टोटल पीरियड अपॉन एवरेज पीरियड बेटा, या अमाउंट से चेक करते हो तो टोटल अमाउंट अपॉन एवरेज अमाउंट ऑफ दैट थिंग बेटा। अगर साल में मैंने 10 लाख रुपए का माल उधार बेचा, लेकिन मैं एक बार में 2 लाख रुपए का माल उधार बेचता हूँ, दैट इज माई एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ डेटर। अगर 2 लाख रुपए बेटा मैं डेटर में इन्वेस्ट करके चलता हूँ, साल में 10 लाख रुपए की क्रेडिट सेल कर लेता हूँ, तो साल में 5 बार मैंने अपने डेटर बनाए। तो ये भी तो क्या है बेटा, अनडाउटली हमारे लिए क्या आ गया बेटा, डेटर की टर्नओवर रेशो। इसका मतलब बेटा आप समझो, आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं लगाया बेटा कि आप अमाउंट से चेक करते हो, तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय एवरेज अमाउंट becomes a turnover, becomes a cycle of that thing बेटा। उस चीज की साइकिल बन जाती है बेटा, टोटल अमाउंट अपॉन एवरेज अमाउंट बेटा। लेट्स से अगर किसी चीज का बेटा आपने साल में 10 लाख रुपए का माल उधार खरीदा, लेकिन आप अपनी जेब देख के माल उधार खरीदते हो, दुकानदार बहुत कुछ कहता है कि माल उधार ले जाओ बेटा, जैसे क्रेडिट कार्ड बेटा। अब आप क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग करने चाहते हो तो हमेशा शॉपिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं लगता, स्वाइप करी जाओ, फिर घर आके पापा से डांट खाओ, कितना कार्ड स्वाइप कराए, क्या शॉपिंग कर आए एग्जैक्टली। पर उस वक्त हम कहते हैं पापा पता ही नहीं लगा, इस शॉप पे गए, वहां भी कार्ड स्वाइप कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस बेटा, टोटल अमाउंट अपॉन एवरेज अमाउंट बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बेटा 2 लाख रुपए से ज्यादा भी माल उधार देने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं अपनी जेब देख के चलता हूँ, मुझे पता है बेटा मैं 2 लाख तक का उधार आपका कभी भी उतार लूंगा, तो मैं ऑन एन एवरेज एक बार में 2 लाख का माल खरीदता हूँ, और साल में अगर 10 लाख का माल खरीदा, तो मैंने अनडाउटली बेटा आपसे साल में 5 बार माल उधार खरीदा, 5 टाइम्स। ये क्या आ गया बेटा, मेरी क्रेडिटर की टर्नओवर रेशियो। कैसे निकाली बेटा, टोटल क्रेडिटर यानी कि टोटल क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर, कि ऑन एन एवरेज बेटा आप एक बार में कितनी क्रेडिट परचेज या कितने एवरेज क्रेडिटर्स होते हैं। तो डेटर की रोटेशन देखते हो तो नीचे एवरेज डेटर देते हो, कैपिटल की देखोगे तो एवरेज कैपिटल लिखोगे, और जिस चीज से रोटेशन चेक की जाती है वो टोटल अमाउंट, किस चीज की टर्नओवर में बस बेटा कौन सा अमाउंट देखा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, आपकी हेडिंग नहीं है बेटा वो। अगर मैं इसको एक बड़े सिंपल वर्ड में बेटा आपको बताऊं, ये देखो बेटा, अगर मान लो हम डेटर की बात कर रहे हैं बेटा, आप कभी भी मेरे पास आते हो ना बेटा, तो 2 लाख रुपए मेरा डेटर में इन्वेस्ट हुआ ही होता है।
आपने कहा सर हम जब आते हैं ना आपकी कॉपीज खोलते हैं, आपने लोगों से 2 लाख रुपए तक का पैसे लेने ही होते हैं, सर ये लेके खत्म क्यों नहीं करते? मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। ऑन एवरेज जब कोई इंसान बिजनेस करता है और मार्केट में उधार देता है ना, तो एक से रिकवरी हो जाती है तो दूसरे में कुछ ना कुछ पैसा ब्लॉक हो जाता है, दूसरे को देता है तो तीसरे में ब्लॉक हो जाता है। तो बेटा ये तो साइकिल है, ये तो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। डोंट टेक द टेंशन फॉर ऑल दीस थिंग्स, इन चीजों की टेंशन मत लो, बस साइकिल चलती रहे यही बहुत है बेटा। तो आप जब भी मेरे पास आते हो तो 2 लाख रुपए तक का मैंने लोगों से कलेक्शन करनी होती है। अब साल में बेटा मैंने आपको 10 लाख रुपए का माल उधार बेचा क्रेडिट से, लेकिन ऑन एन एवरेज कभी 2 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं। तो इसका मतलब 5 टाइम्स मेरी डेटर की रोटेशन होती है। अब यही 2 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए, यही 2 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए लेट्स से बेटा मैं आपसे कहूं कि मुझे 73 डेज लग जाते हैं। मैं 2 लाख का माल उधार बेचता हूँ और ऑन एन एवरेज 73 दिन लग जाते हैं उसे कलेक्ट करने में, और मैं साल में पूरे 365 दिन काम करता हूँ बेटा। तो अगर मैं डेटर की रोटेशन ऐसे भी चेक करूं बेटा तो वो 5 टाइम्स आ गई, क्योंकि उसी 2 लाख को कलेक्ट करने में 73 डेज लग जाते हैं। 73 डेज, इसी 2 लाख रुपए को कलेक्ट करने में अगर 73 दिन लग जाते हैं, और ये 10 लाख रुपए बेटा पूरे साल की सेल थी, तो पीरियड पूरे साल का यहाँ लिख लो बेटा। ये 2 लाख रुपए आप एक बार में कलेक्ट करने में टाइम लगा देते हो, तो 2 लाख का टाइम पीरियड ले लो, वहां 10 लाख का टाइम पीरियड ले लो। 10 लाख पूरे साल की थी, 2 लाख बेटा ऑन एन एवरेज 73 दिन में, तो ऐसे भी डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स ही तो आएगा बेटा। इसका मतलब कई बार हम सिर्फ और सिर्फ जब 2 चीजों को डिवाइड करते हैं तो उनकी साइकिल के लिए बेटा। और वो कैसे बेटा? किसी भी चीज का बेटा टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लो डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसका सही तरीका पता है क्या बेटा? टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, या टोटल पीरियड डिवाइड बाय एवरेज पीरियड इज अ टर्न ओवर रेशियो। कई बार सिर्फ हम और सिर्फ परफॉर्मेंस चेक कैसे करते हैं? स्पीड से, साइकिल से, रोटेशन से। तो कई बार आउटपुट से बेटा परफॉर्मेंस चेक होती है, तो कई बार साइकिल से चेक होती है। सो आउटपुट और साइकिल दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच हेल्प अस टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कई बार साइकिल से और कई बार साइकिल नहीं तो बेटा आउटपुट से। और आउटपुट से चेक करते हो तो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो तो आउटपुट इनपुट रेशियो देख सकते हो, और आउटपुट का स्कोप देखना चाहते हो कि कितना इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो आउटपुट डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटपुट करते हो तो वो भी रेशियो होती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल, जब आपने कभी अपनी परसेंटेज निकाली मार्क्स के लिए तो वहां वर्किंग की, एंड आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू बेटा कि दुनिया भर के जितनी भी रेशियोज में साथ आप पढ़ोगे, जितनी भी रेशियोज आप पढ़ोगे बेटा, उस पर या तो हम सिंपल प्रोपोर्शन निकाल रहे होंगे, जैसे एक सिंपल वर्ड इसको अकाउंटिंग रेशियो के साथ कनेक्ट करूं बेटा, तो जैसे कभी हम निकालेंगे डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो सिंपल प्रोपोर्शन रेशियो है। मैं तो बच्चों को साफ कहता हूँ PNP, प्रोपोर्शन ऑफ परफॉर्मेंस बेटा। अब डेट अपने आप में एक टोटल वेरिएबल है, इक्विटी अपने आप में वेरिएबल है, क्योंकि डेट और इक्विटी ऐड किया जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो अगर आप डेट और इक्विटी का रेशियो देख रहे हो तो ये सिंपल प्रोपोर्शन है। हम 2 अलग अलग वेरिएबल्स को पकड़ रहे हैं बेटा, इसलिए अगर हम चाहें तो डेट को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से भी डिवाइड कर लेते हैं, वो भी रेशियो आप पढ़ोगे बेटा अभी आगे जाके। लेकिन जब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हो तो आपको दिखाऊंगा बेटा आप क्या कर रहे थे, परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे, और वो भी आउटपुट का स्कोप देख रहे थे कि प्रॉफिट कितना और बढ़ सकता है बेटा। तो अनडाउटली आउटपुट, जैसे वहां प्रॉफिट को कभी बार मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो में अपने सेल से क्यों डिवाइड किया, मैं हैरान रहता हूँ बेटा। वो कहते सर ये तो होता ही ऐसा, प्रॉफिट तो सेल से ही होता है, प्रॉफिट अपॉन सेल, क्योंकि प्रॉफिट सेल से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा। अगर मैंने कुछ चीज 10 रुपए की बेची तो मैं ये नहीं कह सकता मुझे 12 का प्रॉफिट हुआ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि 10 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हो सकता है बेटा उससे इसकी कॉस्ट मेरी 0 रही हो। अनडाउटली जैसे आप कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको कोई ऐसे गिफ्ट में मिला, आपने बेच दिया बेटा, यानी कि किसी चीज की आपकी कॉस्ट 0 थी बेटा, आपने बेचा, तो उस केस में जितने में बेचा वो पूरे प्रॉफिट है। अनडाउटली द प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ सेल। इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जितने भी प्रॉफिट है वो रिजल्ट है, उसमें आप आउटपुट का स्कोप चेक करते हो, लेकिन प्रॉफिट कभी भी सेल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो वहां मैक्सिमम आउटपुट क्या होती है बेटा? सेल, इसलिए सेल से डिवाइड करते थे। ये तो हल्का सा भी हिंट दिया है कि जिन बच्चों ने कभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो रटी हुई हो तो उनको भी पता लगे बेटा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का भी पूरा कॉन्सेप्ट था बेटा, और हम लोगों ने उसे कैसे पढ़ा हुआ है। हम सोचते हैं कि आउटपुट को ऐसे डिवाइड कर दो, आपको बताऊंगा डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ये सब क्या है आपको बताया जाएगा बेटा। आउटपुट को जब भी डिवाइड करते हो तो कैसे मैक्सिमम आउटपुट से कहां कर रहे होगे, कैसे हम कई बार बेटा सिर्फ साइकिल से परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे। But before going to do anything further beta, this was the basic introduction first of all about the meaning of ratio.
सो लेट्स डू वन थिंग बेटा, पहले इसको आराम से क्लिक कर लो, फिर आगे चलते हैं। मैंने अभी तक आपको रेशो का मीनिंग समझाया। अब एक काम और करते हैं बेटा, रेशो को पढ़ने के लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर चाहिए बेटा, क्योंकि जब भी दो चीजों को डिवाइड करेंगे तो वो जो टर्म्स बेटा हमसे यूज करवाएगा ना बेटा, वो टर्म आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी कि आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह से। जो भी बेसिक टर्म्स हो सकती हैं बेटा, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय, मैं एक से एक बेसिक टर्म भी पढ़ाना चाहता हूँ बेटा कि व्हाट इज, क्योंकि जो लोग बेटा फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं लेकिन उनको डर लगता है कि सर हमारा अकाउंटिंग पोर्शन वीक है, वो सारा डर निकल जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं पहले आपको बता दूं ना बेटा मुझे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज क्लियर चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मुझे ये सारी टर्म्स बेटा आपसे क्लियर चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, अभी तो बहुत कुछ और क्लियर चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, शोल्डर फंड्स क्या है, इक्विटी शोल्डर फंड्स क्या है, वो भी क्लियर चाहिए बेटा। आई नीड टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग बेटा। रेशियो पढ़ते हो जो जो टर्म क्लियर चाहिए बेटा, वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज पहले हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि अभी बात करेंगे कि कैसे हमें पहले ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़नी है, फिर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़नी है, फिर हमें कैसे टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियोस पढ़नी है, फिर कैसे हमें सॉल्वेंसी रेशियो पढ़नी है, फिर सॉल्वेंसी रेशियो में भी अनडाउटली बेटा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोस पढ़नी है, फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पढ़नी है। हमें बेटा करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस क्लियर करना है, करंट एसेट और लिक्विड लायबिलिटी का डिफरेंस क्लियर करना है, और करंट एसेट और लिक्विड एसेट का वो डिफरेंस नहीं जो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा, सर करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो और सर जो बच जाते वो सारे करंट लिक्विड एसेट होते, ये नहीं चाहिए। यही पता था तभी तो बेटा करंट लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी में फर्क बच्चों को नहीं पता होता, तो वो भी क्लियर करना है। लेकिन एक एक करके चलेंगे ना सर, इतनी टेंशन क्यों दे रहे हो, एक एक करके आराम से बेसिक टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं। Let's start with the term cost of goods sold. What is mean by the term cost of goods sold in financial accounting? क्योंकि वही टर्म हम मैनेजमेंट में भी यूज करने जा रहे हैं। What is mean by the term cost of goods sold? Yes, बेटा। What is mean by the term cost of goods sold? Sir, sales minus gross profit, or we can say that opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock minus abnormal loss of trading goods. Absolutely correct, Samyak. It is absolutely correct. In a simple language, we can say like this. ये मैं पहले रेशियो टू करने से पहले कुछ टर्म्स बेटा क्लियर कर रहा हूँ। वैसे तो इतनी सारी टर्म्स हैं कि पहले नहीं, बट जितनी फिर भी मैक्सिमम पढ़ी जा सकती हैं वो तो पढ़ें, पहले वो तो पढ़ें। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अगर कोई एबनॉर्मल गुड्स डैमेज होते हैं बेटा तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स बेटा। आपके जो भी ट्रेडिंग गुड्स है बेटा उसका कोई अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स बेटा, ये सारी टर्म हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। ये भी माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी दैट विल बी द टर्म बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। अनडाउटली इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा सम्यक। सर कितनी ट्रेडिंग वैल्यू के गुड्स थे, कितने हमने खरीदे, कितने हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, कितना क्लोजिंग स्टॉक, कितना एबनॉर्मल लॉस था, माइनस किया तो हमारे पास टर्म आ जाती, जिन गुड्स की हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं वो हमें कितने की कॉस्ट की, दैट इज मीन बाय द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या अनडाउटली इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वी कैन से लाइक दिस, जैसे मैंने कहा कि सर अगर आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हो तो भी आपके पास जो टर्म आ जाती है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही तो डिफरेंस है। सेल में से जब हम COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास कभी नेट प्रॉफिट नहीं आता, क्योंकि कॉस्ट का मतलब है ट्रेडिंग कॉस्ट,
उन गुड्स को ट्रेडिंग कंडीशन तक लाने के लिए बेटा सिर्फ जो आपने एक्सपेंसेस किए थे अभी वही लिया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है यहाँ ट्रेडिंग कॉस्ट, सेल में से ट्रेडिंग कॉस्ट माइनस करते हो तो हमारे पास अभी ग्रॉस प्रॉफिट आता है, या सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर लो, या सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर लो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, या सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर लो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और सेल का मतलब यहाँ नेट सेल है, परचेज का मतलब यहाँ नेट परचेज है। नेट का मतलब आप जानते हो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल का मतलब है सेल माइनस सेल रिटर्न। अनडाउटली तो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज अ टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे आगे चले और अगर हम बच्चों को कहें कि नेट प्रॉफिट बताओ तो उसी ग्रॉस प्रॉफिट में से बेटा आप जितने भी आपके ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच वी डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम भी देते हो, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, सम ऑफ देम आर ऑपरेटिंग, सम ऑफ देम आर नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर आप अपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो एंड सिमिलरली ऐड कर दो अपनी ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग, लेकिन दैट इज बीन बाय इनडायरेक्ट इनकम बेटा। अगर हम इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन बेटा ऐड कर दे विच इज बीन बाय बेसिकली वी कैन से इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स, जो भी हमारी बेटा इनडायरेक्ट इनकम या गेन होती थी बेटा वो अगर ऐड कर दे बेटा तो हमारे पास जो टर्म आ जाती थी दैट टर्म वाज अ टर्म नेट प्रॉफिट फॉर अस, वो हमारे लिए नेट प्रॉफिट जैसी टर्म बन जाती थी। इसका मतलब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं वो सब माइनस कर दो, जितनी भी ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है बेटा, नॉट द डायरेक्ट इनकम, वो सब बेटा माइनस कर दे, वो ऐड कर दे, एक्सपेंसेस माइनस कर दे, इनकम ऐड कर दे, तो हमारे पास टर्म आ जाती है द टर्म नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट को हम लोग बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। आप पीएनएल में जो कहते हो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस वो सब आप जानते हो, छोटी क्लास से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। डायरेक्ट का मतलब क्या होता था, जिन गुड्स की आप ट्रेडिंग करते थे उनको ट्रेडिंग कंडीशन तक लाने के लिए जो खर्च करते थे वो डायरेक्ट थे, बाकी सारे इनडायरेक्ट थे। यानी कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपेंस है वो सब नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और इनकम ऐड करते थे तो नेट प्रॉफिट आ जाता था। इसका मतलब अगर कोई हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए कहे तो इसका मतलब उसके दो तरीके आ गए बेटा। ये जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कुछ ऑपरेटिंग कुछ नॉन ऑपरेटिंग। तो इसमें से जो ऑपरेटिंग वाले हैं बेटा वो माइनस कर दें, अगर जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दें, और जितने भी बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम या गेन्स हैं वो अगर हम ऐड कर दें, जितनी भी बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम से हैं ऑपरेटिंग गेन्स हैं वो सब अगर हम बेटा ऐड कर दे तो हमारे पास जो टर्म आ जाती है दैट टर्म इज नोन एज अ टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर अस। वो हमारे लिए बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसी टर्म आ जाती है, दैट बिकम्स अ टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर अस। वो हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसी टर्म आ जाती है। यानी कि कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग लो ही मत बेटा, या एक काम कर ले बेटा नेट प्रॉफिट में अगर हम रिवर्स चल लें तो भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा। नेट प्रॉफिट में जो आपने खर्चे गलती से नॉन ऑपरेटिंग ले लिए हैं वो ऐड बैक कर दो, जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस के अलावा जितने भी खर्चे नॉन ऑपरेटिंग है वो ऐड कर दो, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन्स हैं बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स वो सब बेटा अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास जो टर्म आ जाती है अनडाउटली वो बेटा हमारे पास बन जाती है फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि एक सिंपल तरीके से बात की जाए कि एक तरीका है जिसे आप कह सकते हो डायरेक्ट मेथड कि कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग लो ही मत बेटा, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, ऑपरेटिंग इनकम और गेन ऐड करो बेटा, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है बेटा कि नेट प्रॉफिट से चलो और जो खर्चे आपने गलती से ले लिए नहीं लेने चाहिए थे ऐड करो, जो इनकम और गेन आपने गलती से ले लिया लेस कर दो तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में कभी कोई चीज नॉन ऑपरेटिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो कॉस्ट आती है वो तो ऑपरेटिंग होती ही होती है। अगर मैं उसमें बेटा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर दूं, अदर का मतलब है जो आपने P&L में लिए, आपको पता है जब आप ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो ट्रेडिंग अकाउंट से जो फिगर निकालते हो जो सबसे पहले ऊपर टर्म लिखी हुई है बेटा वो तो ऑपरेटिंग होती ही होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में कभी कुछ नॉन ऑपरेटिंग नहीं आती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट तो ऑपरेटिंग होती ही होती है।
अगर उसमें हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम पीएनएल में लेते थे वो और ऐड कर दे तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसी टर्म आ जाएगी. एंड देन व्हाट इज मीन बाय द टर्म नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट? देन नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? तो अदर देन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी बेटा आप लोगों ने ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए हुए हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट बेटा, तो वो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी बेटा? टोटल ऑफ ऑल द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा, यानी कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जितने भी बेटा हमारे पास पीएनएल में आने वाले खर्चे थे, जिसे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हो बेटा, उन सब का टोटली हमारे लिए बेटा टर्म बन जाती है नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट. पहले तो ये सिंपल ट्रेडिंग पीएनएल से जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी थी मैंने पहले वो क्लियर की है कि वो सिर्फ क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दैट इज. लेट्स डू वन थिंग बेटा, एक बार फिर से काम करते हैं, पहले सब क्लिक कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं, देन विल मूव फर्दर. मैंने जो टर्म्स बेटा आपको सिखाई हैं, जो अभी आपने बेटा क्लिक की हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा, इनमें से 3-4 टर्म सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं पूछा बेटा? क्योंकि दैट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन. तो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. क्या शुरू करोगे? फटाफट करके दिखाओगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ते आ रहे, क्लियर करते जाए. यस सर. Yes, sir. फिर से 2 मिनट आप करो, फिर मैं चेक करवाता हूँ. फटाफट सब ट्राई करो. चलिए बेटा मैं शुरू कर रहा हूँ, निकाल के दिखा रहा हूँ बेटा. फर्स्ट टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 40,000. Yes, sir. हाउ वी गेट दिस टर्म? आप दोनों में से किसी भी तरीके से चल लो. ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं दे ऑल आर डायरेक्ट, क्योंकि उन गुड्स को ट्रेडिंग कंडीशन तक लाने के लिए आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो दे आर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट. तो अनडाउटली बेटा ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेरियस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वी कैन से सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. बट मुझे बेसिकली ये 3 टर्म देखनी थी. उसके लिए मुझे ये देखना था कि आप लोग कितने परफेक्ट हुए हो. कुछ बच्चों ने तो अभी इतनी अच्छी तरह से मेरे साथ कैश फ्लो पढ़ा है, एटलीस्ट वो लोग तो बहुत 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 अच्छे परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट. उसके लिए बेटा वी शुड बी क्लियर कि एग्जैक्टली हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो क्या है. ये हमारे लिए कौन से एक्सपेंसेस हैं? ऑपरेटिंग. एडवर्टीजमेंट कौन सा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर हमारे लिए क्या है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग. Non-operating. ना तो सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग बताना है. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर अगेन नॉन नॉन ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग. लॉस ऑन सेल Non-operating. नॉन ऑपरेटिंग. अभी तो मैंने क्रेडिट सेट पे कोई इनकम नहीं दी थी, नहीं तो उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं. नाउ इट इज वेरी सिंपल. अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में से किसी भी टर्म से निकाला जा सकता है. कैसे? अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से चलोगे तो ये लो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट से चलोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? दैट इज 7,000 प्लस 3,000. ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. और क्या ऐड कर लोगे बेटा? ऑपरेटिंग इनकम या गेन्स. क्या कोई ऑपरेटिंग इनकम या गेन है आपके पास? नहीं है. नो सर. Sir, नहीं. इट इज नॉट देयर. तो 60,000 में से ये 10,000 माइनस कर दोगे तो हमारे पास टर्म आ गया 50,000 विच इज अ टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर अस. अगर ऐसे नहीं तो नॉट नेट प्रॉफिट से चल लो. नेट प्रॉफिट से चलोगे तो जो खर्चे आपने ले लिए गलती से नहीं लेने चाहिए थे, एड ऑल द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? 1,000 प्लस 600 प्लस 400. अनडाउटली जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो सब ऐड बैक कर दिए, और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन्स थी बेटा वो सब माइनस कर दिए. इसका मतलब 48,000 में अगर मैं ऐसे भी चलूंगा बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने गलती से ले लिए बेटा वो ऐड कर दो, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी लेस कर दो, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो बन जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबको समझ में आया है? Yes, Yes, यस sir. सर. इसीलिए मैंने Yes, क्या sir. किया, Yes, पहले sir. जो बेसिक टर्म समझाई है वो बेसिक टर्म की भी बेटा प्रैक्टिस लेके चलना चाहता हूँ कि वो बेसिक टर्म, क्योंकि अभी बहुत सी टर्म्स पढ़नी है. नेक्स्ट पूरी क्लास में भी टर्मिनोलॉजीज पे लगाऊंगा बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक टर्म्स है वो भी पहले बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बेटा, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट. अगर हम कहें कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ तो अनडाउटली बेटा
जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था 40,000, वो तो ऑपरेटिंग होता ही होता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में कभी कोई चीज नॉन ऑपरेटिंग नहीं होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट तक की जो कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो तो ऑपरेटिंग थी। अगर उसमें ऐड कर ले अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जो पीएनएल में आप खर्चे लेते हो बेटा वो और ऐड कर दिए जाए, तो हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। और वो चांस की बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह वो भी 50,000 आ रहा है, दैट जस्ट अ मैटर ऑफ चांस ओनली बेटा। Is this point is clear to every one of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. And if we said कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताओ, तो अनडाउटली बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अलावा जो बाकी बच गए हैं, दैट मींस 1000 प्लस 600 प्लस 400, these all are your non operating expenses. That comes to 2000. Any doubt up to this working beta? No, sir. No, sir. No, sir. बस इतनी सी वर्किंग बेटा मैंने आप लोगों से पूछी थी, और इतनी सी वर्किंग में तो डर ही नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक टर्म सी सबको 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 अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए थी। लेकिन बहुत से बच्चों ने इसमें भी गलती कर दी, बहुत से बच्चों ने, लेकिन ये भी अच्छा लगा कि ठीक भी किया है। कुछ बच्चों ने लेकिन गलत कर दिया। जिन लोगों ने गलत कर दिया है दे कैन सी द वर्किंग, क्योंकि अभी तो हम बहुत बेसिक वर्किंग पे हैं, तभी मैंने आगे चलने से पहले बेटा ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बेसिक वर्किंग भी बच्चों से क्लियर कर ली कि एग्जैक्टली वो पता लग जाए। इसलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आराम से आगे चलने से पहले क्लियर कर सकता है। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेम ही होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ये सारे अदर तो हैं बेटा, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो ट्रेडिंग होती होती है, और अदर का मतलब जो आपने पीएनएल में लिए हुए बेटा दे आर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सिंपल वर्ड में कहूं तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो प्लस पीएनएल में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो दोनों ऐड कर लें तो बेटा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो प्लस पीएनएल में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो, वी वांट टू टेक द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो इफ यू वांट टू सी द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट यू हैव टू टेक द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। And what is mean by total operating cost? The operating cost taken in trading account and the operating cost taken in P&L account. अगर हम सबका टोटल कर ले तो we get the term total operating cost. ओके सर। Clear to every one of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और किसी को कुछ पूछना है तो वो भी आराम से पूछ सकता है। Any doubt, anything which you want to clear, you can ask about that बेटा। सारी वर्किंग को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। एनीथिंग बेटा, कुछ भी और दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी पे हैं, और मैं नहीं चाहता कि बेटा इस वर्किंग में किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आगे चलने से पहले जरा सी भी फेस करनी पड़े। अभी तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे फिगर नहीं दी थी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे बेटा फिगर दी होती तो वो भी हमें चेक करनी पड़ती वो क्या है। should be clear with that बेटा। उसमें भी बेटा फिर जो हमारे पास जो फिक्स एसेट वगैरह बेचते हो उसको बेचने से जो गेन होता है प्रॉफिट होता है वो सब नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है बेटा। लेकिन अगर कोई सेल और स्क्रैप वगैरह होता या कोई डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो वो हमारे लिए बेटा ऑपरेटिंग इनकम बन जाती। तो क्रेडिट साइड की फिगर को भी बेटा फिर हमें बाफिकेट करना पड़ता कि कौन सी ऑपरेटिंग है और कौन सी नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि टू गेट द बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी हैव टू टेक द ऑपरेटिंग इनकम्स आल्सो। इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं थी। स्टिल एनी डाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन क्लियर विद दैट बेटा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल 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 फ्रैंकली बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर है? Clear, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो छोटी सी एक वर्किंग आगे चलने से पहले और भी क्लियर कर लेते हैं। हालांकि ये वर्किंग तो बहुत से बच्चों को मालूम है बेटा, फिर भी इसको भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास में इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये वर्किंग भी जो बच्चे एफएम पढ़ रहे होते हैं उनको तो मालूम ही होती है। आई वांट कि एग्जैक्टली बाकी बच्चे भी क्लियर कर लें। अगर हमें कभी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा एफएम पढ़ते वक्त ईबीआईटी कह देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट टैक्स
और डिविडेंड की बेटा पूरी क्लियर सीक्वेंस पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट रह जाती है वो रह जाती है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, वो बिफोर टैक्स आ जाती है बेटा। फिर अनडाउटली बेटा उसमें से आप क्या माइनस करते हो, टैक्स। इस इंटरेस्ट जो प्रॉफिट आपने निकाला बेटा, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईबीटी कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। इस अमाउंट के ऊपर बेटा हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स देने के बाद जो हमारे पास टर्म बच जाती है दैट इज नोन एज ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि इतनी बात मुझे क्लियर चाहिए सबसे कि टैक्स देने से पहले गवर्नमेंट को बेटा आपको इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट करना पड़ता है, और इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को बेटा आप टैक्स देते हो। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट रह जाता है ईएटी, मुझे ये टर्म अब यहाँ के यहाँ अभी के अभी क्लियर चाहिए। दिस ईएटी इज नोन एज सो दैट प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स। ये आपके दोनों तरह के शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट हो जाता है। गवर्नमेंट को बेटा टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है दैट बिलोंग्स टू द प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर्स, और फिर इसमें से बेटा माइनस करते हैं पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो हमारे पास टर्म रह जाती है दैट इज नोन एज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि ये जो प्रॉफिट बच जाता है दिस इज नोन एज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फर्स्ट। ये हमारे लिए बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बन जाता है कि दिस इज अ प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस Yes, इज sir. प्रॉफिट Yes, फॉर sir. होल्डर्स। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं बेटा कि डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर इन सब के लिए बेटा आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, चलो खैर वो भी बात बेटा बाद में करेंगे, जब मैं पहले आपको पूरी टर्मिनोलॉजी सिखा दूं बेटा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, शेयर होल्डर फंड्स क्या है, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो बेटा। लेकिन एक प्रॉफिट की जो छोटी सी सीक्वेंस है ये भी क्लियर चाहिए, इसकी तो रेशो में बहुत बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विटी होल्डर्स के लिए प्रॉफिट क्या है, तो सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है ये इक्विटी होल्डर्स के लिए है। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है ये होल्डर्स के लिए है, एंड दिस इज नोन एज अ टोटल प्रॉफिट फॉर डिवेंचर होल्डर एज वेल एज अ शेयर होल्डर। डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर्स के लिए मिला के हमने टोटल इतना प्रॉफिट अर्न किया होता है। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहले इतनी वर्किंग सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर रहनी चाहिए। तो एक काम करो, ये वर्किंग ये सीक्वेंस भी क्लिक कर लो क्योंकि ये भी काम आने वाली है। रेशो पढ़ेंगे व्हेन वी विल अटेम्प्ट द प्रॉपर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो व्हाइल डूइंग द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटा हमें इन सारी टर्म्स की जरूरत पड़ने वाली है कि ईबीआईटी क्या है, ईबीटी क्या है, ईईटी क्या है, एंड प्रॉफिट फॉर शोल्डर्स क्या है। तो ये क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहला प्रॉफिट ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ईबीटी, टैक्स माइनस करने के बाद वी आर लेफ्ट विद द ईएटी, एंड देन एट लास्ट वी आर लेफ्ट विद द प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बेटा बस पहले अभी इतनी वर्किंग ही क्लियर चाहिए थी। बहुत सी टर्म्स और है, बहुत सारी टर्म्स बेटा जो नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। अभी मुझे पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट था टर्मिनोलॉजी से पहले रेशो का मीनिंग एक्सप्लेन करना था कि जब भी आप दो चीज को डिवाइड करते हो तो इधर you get the simple proportion or the performance and we get the ratio like this. It could be on the basis of output, it could be on the basis of rotation. मेरे ख्याल से रेशो का जो मीनिंग आज हमने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो सबको पहले क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। वो क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस कुछ थोड़ी सी Yes, बेसिक sir. टर्म्स पढ़ी है, थोड़ा सा प्रॉफिट की सीक्वेंस पढ़ी है, बाकी सारे काम पूरी टर्मिनोलॉजी के लिए एक क्लास और लगेगी। नेक्स्ट क्लास अटेम्प्ट करोगे तो पहले रेशो को पढ़ने के लिए जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, करंट एसेट, लिक्विड एसेट, वर्किंग कैपिटल क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ये सारी वर्किंग क्लियर करेंगे। देन विल अटेम्प्ट द प्रॉपर रेशो। देखेंगे जब रेशो का मीनिंग हमें क्लियर है, रेशो पढ़ने के लिए जितनी टर्म्स चाहिए होती है वो हमें क्लियर है, तो विल सी कि रेशो हमारे लिए कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Thanks sir. to all of you for joining. Thanks a lot very much.